डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 803N का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में स्टार्टिंग के वीडियो में बता चुका हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं अभी आपका जो सॉल्यूशन है केवल एमसीक्यूज़ और छोटे क्वेश्चंस को दे रहा हूँ। और ये भी जो सॉल्यूशन है ये एमपीडीएलडी की बुक से ना दे करके एनआईओएस के डीएलडी की बुक से दे रहा हूँ। ये ध्यान रखना है आपको। ये 803 नंबर कोड है पेपर का, इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने आंसर्स को ज़रूर एक बार अपनी बुक से मैच कर लें। मैं जो आंसर्स बता रहा हूँ आपको, वो सारे आंसर्स कहाँ से बता रहा हूँ मैं, एनआईओएस के डीएलडी की बुक से। ठीक है, उनका सिलेबस और आपका सिलेबस हो सकता है कि 10-20% अलग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हर बार मैं बीच बीच में रिपीट करता रहता हूँ क्यों ये सॉल्यूशन बना रहा हूँ। एक्चुअली आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है और बहुत सारे लोगों का फ़ोन तक आ चुका है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं ऑलरेडी अपने होम टाउन में नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। और जो सारी बुक्स हैं वो होम टाउन में हमारे घर पे रखी हुई है और मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन किसी काम से आया हूँ। एक वीक बाद वापस जाऊँगा जब तक आपके सारे सॉल्यूशंस लगभग मैं अपलोड कर चुका हूँगा। जो भी आपको इससे हेल्प मिलती है, आशा करता हूँ कि आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन से। पहला सॉल्यूशन है ईसीसीई कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता जो है ये बाल केंद्रित यानी कि बच्चों के लिए है। सबसे मेन इसका यही कार्य है। और ये सारे सॉल्यूशंस एनआईओएस की डीएलडी बुक से बनी हुई हैं। तो ध्यान रखें, आप अगर आंसर्स मैच करना चाहते हैं अपनी बुक से तो ज़रूर एक बार अपनी बुक से प्रीफर करें। बी जो आंसर क्वेश्चन है इसमें पूछा, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन सा है। तो ब्लॉक बनाना। ठीक है, ये सूक्ष्म पेशीय कौशल में आता है। स ऑप्शन जो है इसमें पूछा गया, परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन है। तो WH किल पैट्रिक जो हैं, ये सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है, थार्न डाइक का अभ्यास का नियम संबंधित किससे है। तो सीखने से ये जो नियम संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद में ई पोर्शन में मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है, प्रथम सोपान है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम, इसका इंग्लिश वर्जन वही सेम क्वेश्चंस के वही सेम आंसर टिक किए गए हैं। ये इसमें पहले ए पार्ट में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बी पार्ट में थर्ड ऑप्शन, सी पार्ट का सेकंड ऑप्शन। और इस तरह से आप जब देखेंगे डी पार्ट में थर्ड ऑप्शन और ई पार्ट में थर्ड ऑप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो आ जाते हैं हम यहाँ पर, जो आपके फिलअप्स दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को देखने। तो यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों में से सही चुन करके स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 8 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से 5 ही ऑप्शन सही हैं जो आपको आंसर में लिखने थे। इसमें से एक में कन्फ्यूज़न मेरे को था तो मैंने खुद भी नहीं लिखा, क्योंकि उसको जो एनआईओएस की बुक है वो भी नहीं ढूंढ पाई या फिर उसमें नहीं मिल पाया। पहला क्वेश्चन जो है, बाल सदन की स्थापना राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष सन 1974 के अनुसार हुई। तो 1974 पहले में आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट जो है उसमें, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में कौन सा परिवर्तक कहलाता है। तो रूटिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद में पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख व्यवहार आत्मकेंद्रीयता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, सुसंगठित एवं संदर्भ युक्त पाठ्यचर्या की योजना का मुख्य सिद्धांत। यहाँ पर अगर मेरे से कोई पूछेगा कि क्या आना चाहिए तो यहाँ पर मैं बोलूँगा सातवां ऑप्शन जो है इसमें प्रकृतिवादी आना चाहिए। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं इसको आंसर को नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे ना तो मेरे को बुक में मिला ये क्वेश्चन का आंसर और ना ही मुझे अपने अपने हिसाब से जो समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में, बच्चों की प्रकृति के आंकलन हेतु जब प्रेक्षण वास्तविक जगह की स्थिति में किया जाता है तो उसे असहभागी प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, ये इसमें आ गया आपका आंसर। और इसी तरह से जो असहभागी वगैरह सब जो मैंने हिंदी मीडियम में भरे हैं वही इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप भर लेना। इसमें ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी आपके लिए मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत दिक्कत है समस्याओं का समाधान मैं कर पाऊँ। आगे बढ़ते हैं। ये आप पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं वही चीज़ है। रूटिंग है, फिर 1976 है, फिर एक्टिवनेस है, फिर देविन्स्की है, उसके बाद में 1974 है, इको सेंट्रिज्म है यहाँ पर ये, उसके बाद नेचुरलिस्टिक है और नॉन पार्टिसिपेंट है। ये सभी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से ही आपको
फिलअप्स को भरना है, और मैंने ऊपर जो भरा है उसके हिसाब से आप इसमें फिलअप्स को भर लेना। ऑप्शन वही वाले इसमें भर लोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पेपर जिसने भेजा है, ये एक स्टूडेंट ने भेजा है, और पेपर भी ऐसा भेजा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ऐसा पेपर आया हुआ है, और मैंने ऐसे पे ही आंसर बना दिया। जनरली मैं इस टाइप के पेपर्स पे जल्दी से आंसर नहीं बनाता जिसमें दूसरों को परेशानी हो देखने में और मुझे खुद को परेशानी हो आंसर बनाने में, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी को मैं समझते हुए मैंने ये आंसर बना दिया। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला जो है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य आपको बताना था। तो इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिला को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है। पहला आप आंसर सही हो गया। दूसरा आप बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF नेशनल जो फ्रेमवर्क है को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया। तो इसके पूर्व प्रस्तावित वर्ष तो बहुत है, लेकिन इसको अभी 2005 में प्रस्तावित किया गया। उसके बाद में गत्यात्मक विकास से क्या तात्पर्य है। तो गत्यात्मक विकास का तात्पर्य उन क्रियाओं पर नियंत्रण से है जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहयोग देती है, जैसे घुटने के बल चलना, खड़ा होना, पूर्णतः चलना इत्यादि। ठीक है, आगे जो है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जो समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने या सुधारने में मदद करता है। एक संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। और संतुलित आहार में अगर आप एग्जाम्पल जैसे लिखना चाहें तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, खनिज और लवण। ठीक है, ये लिख देना आप, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही। कोई एग्जाम्पल देना चाहता है, ये भी आंसर पूरा सही है। उसके बाद में ई ऑप्शन जो है, इसमें पूछा गया है व्यापक आंकलन क्या है। तो इसका आंसर है, व्यापक आंकलन में शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए एक तंत्र के रूप में छात्र की समझ का आकलन करने की पूरी प्रणाली शामिल है। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर्स हम देखेंगे। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है, समेकित बाल विकास सेवाओं के दो उद्देश्य आपको बताने हैं। तो मेरे हिसाब से जो NIOS DLD की बुक है उसके हिसाब से मैंने लिखा है, एक इसका उद्देश्य है 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी 3 साल के से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना। और दूसरा इसका उद्देश्य है कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती एवं नर्सिंग माताओं की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना। पांचवा क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी में बालकों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले खेल संबंधी उपकरणों के नाम आपको बताने हैं। तो इसमें मेरे को जो जो नाम मिले हैं वो बता देता हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक सेट, अलग अलग आकार की गेंदें, पहेलियों के कार्ड, गुड़िया है, डॉट और नंबर के, डोमिनोज वर्णमाला है और नंबर कार्ड है, चित्र कार्ड है, फ्लैश कार्ड है, ढपली या छोटा ड्रम भी है। तो ये सारे उपकरण जो है आपको आंगनबाड़ी में मिल जाते हैं। तो उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, बाल सभा का महत्व आपको लिखना है। तो बाल सभा बच्चों को बोलकर और अपने विचारों को साझा करके उनके आत्मविश्वास को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है, ये महत्व है इसका। बाल सभा में सभी को शामिल होने का मौका मिलता है, जो बच्चों के विकास के लिए अहम भूमिका अदा करती है। बाल सभा स्कूल की गतिविधियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट करती है और पाठ्य सहगामी जीवन पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, ये बाल सभा के यानी कि आपकी जो मॉर्निंग असेंबली होती है स्कूल में, उसके महत्व आपको बताने हैं। इसके बाद में क्रियाकलाप आधारित अधिगम के 2 गुण आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, यह बच्चों को जिज्ञासु एवं स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा आप ऑप्शन लिख सकते हैं, इसका जो गुण है, यह सामाजिक कौशल के विकास का समर्थन करता है। तीसरा गुण लिख सकते हैं, यह याददाश्त को बढ़ाता है। चौथा गुण लिख सकते हैं, यह बच्चों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको 2 ही गुण लिखने थे, मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं। चारों में से आप जो मर्जी वो सेलेक्ट कर सकते हैं या चारों लिख सकते हैं। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, संचित अभिलेख किसे कहते हैं। तो संचित अभिलेख शब्द उन सभी प्रकार के अभिलेखों के लिए प्रयोग होता है जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था होती है, ताकि स्कूल छोड़ते हुए उसकी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सामाजिक प्रकृति की समस्याओं के समाधान में सहायता की जा सके। उसके बाद में 9वां जो क्वेश्चन है, इसमें है मातृ शिक्षक संघ क्या है।
तो मातृ शिक्षक संघ एक औपचारिक संगठन है जो माता पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों से बना है, जिसका उद्देश्य स्कूल में माता पिता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। माता शिक्षक संघ का प्रमुख कार्य बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में सुधार संभव हो सके। ये है आपका शिक्षक संघ का मतलब मातृ शिक्षक संघ क्या है उसके बारे में डिटेल। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन। ये थे आपके सारे के सारे, मैंने जो क्वेश्चंस पॉसिबल थे उनके आंसर्स दे दिए फटाफट, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फोर्स आ रहा है कि आप हमारे सर MCQs और 1 नंबर के जो आंसर्स है केवल उनको दे दीजिए। तो वही मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और सारे पेपर्स की जल्द से जल्द करवा के मैं भी फ्री होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मुझे भी कुछ अपने पर्सनल काम हैं। तो चलिए 10वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो जो स्टूडेंट इस पेपर को देखना चाहते हैं उनके लिए फटाफट 10 क्वेश्चंस के आगे हम देख लेते हैं। तो पूर्व बाल व्यवस्था शिक्षा के कोई 3 क्षेत्रों को स्पष्ट करना है, तो 3 क्षेत्र लिखने हैं और उसको स्पष्ट भी करना है। और ऑप्शन में है पूर्व बाल व्यवस्था में बालकों को भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता क्यों है, ये आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है पूर्व बाल व्यवस्था में बालक के सामाजिक विकास को समझाना है। और में है बौद्धिक खेल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। 12वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, अंकलन का महत्व आपको बताना है, आकलन का। और में है स्वाभाविक अवलोकन विधि के 3 गुण आपको बताने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ECCE की पाठ्यचर्या के उद्देश्य जो है आपको बताने हैं। और ऑप्शन में है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बाल व्यवहार की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करना है। 14वां क्वेश्चन है बालक के शारीरिक विकास में पोषण का महत्व आपको बताना है। ये जनरल क्वेश्चंस, काफ़ी जनरल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनके आंसर्स आप खुद भी लिख सकते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन आपको करना है। 15वां क्वेश्चन है शिक्षण सामग्री की प्रारंभिक बाल शिक्षा में क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। और इसका ऑप्शन में जो आया हुआ है क्वेश्चन उसमें पूछा गया है पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को कहानी सुनाने की क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है। यानी बचपन में बालकों को कहानी सुनाने की क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है। बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण के प्रमुख लाभ आपको बताने हैं। और ऑप्शन में है समावेशी कक्ष में आप सहयोगी अधिगम को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे, ये 16वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है बालकों के जीवन से संबंधित स्थानीय पाठ्यक्रम की रचना को समझाना है आपको। और ऑप्शन में है उचित कक्ष प्रबंधन के किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए। 18वां जो क्वेश्चन है अभिलेखीकरण से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। और ऑप्शन में अभिभावक शिक्षक संघ की सफलता हेतु अभिभावकों के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। 19वां जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, इसमें आपका क्वेश्चन में पूछा गया है बालकों को शाला पूर्व तैयारी हेतु कराई जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। और ऑप्शन में है शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे बालकों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और ऑप्शन में है आपका खेल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, खेलों से होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये आपका जो है कंप्लीट आपके एग्ज़ाम पेपर जो है 803 कोड जो हमने देखा, तो ये इसका सॉल्यूशन आपने स्टार्टिंग में जो देखे हैं वो सारे के सारे MCQs और 1 नंबर के क्वेश्चंस जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको मैंने दे दिया। अगर मैं होम टाउन होता तो मैं आपको सारे सॉल्यूशंस को कंप्लीट दे देता, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं NIOS DLD की बुक से इस सारे सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में तो ज़रूर आप उसको अपने सिलेबस की बुक से रेफ़र ज़रूर करें, एक बार मैच ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच और आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।